हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऐसी क्लासेज पे। तो दोस्तों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपने तैयारी में लगे हुए होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है चाइल्ड डेवलपमेंट की। उसमें आपका जो है एग्जाम जो है 50 मार्क्स का होता है। तो अगर आप इसमें से लघु उत्तरीय प्रश्न यानी जो जितने 2 नंबर वाले प्रश्न हैं, अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपका स्कोर अच्छा हो सकता है। अभी इसके बाद हम ले आएंगे बहुविकल्पीय, जिसमें लगभग 200 क्वेश्चन के आसपास होंगे। तो उसको आप तैयार कर लेंगे तो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट से एक भी प्रश्न कटने के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहला प्रश्न की। पहला प्रश्न क्या है? कह रहा है स्मृति को प्रभावित करने के लिए, है ना, मेमोरी को प्रभावित करने वाले जो भी कारक हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला है प्रेरणा के बारे में बात होती है। ठीक है। दूसरा क्या होता है? रुचि। तीसरा क्या होता है? शांतिपूर्ण वातावरण। अगर और भी सारी चीजें हो सकती हैं जो आपको क्या कर सकती हैं, मेमोरी को प्रभावित कर सकती हैं, यानी स्मृति को प्रभावित कर सकती हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं पर्यावरण कितने प्रकार का होता है। तो पर्यावरण दो प्रकार का होता है। होता है प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा होता है सामाजिक पर्यावरण। अब प्राकृतिक पर्यावरण का मतलब ये होता है कि जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है, वो नेचर ने हमें क्या कर दिया है, बना कर दिया है, जो हमारे आसपास क्या होती है, मौजूद होती है। लेकिन सामाजिक पर्यावरण जो है यानी कि सोशल इन्वायरमेंट जो है, उसको समाज ने, हमारे समाज ने क्या किया है, उसको क्रिएट किया है, जिसमें समाज अपनी अपनी क्या करता है, नियम कानून जो भी चीजें हैं वो क्या करता है, लागू करता है। ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ से आता है कि जो ध्यान होता है ना, ध्यान से आपका क्या तात्पर्य है, अथवा ध्यान या अवधान क्या है। ये देखिए सारे प्रश्न जो है अलग अलग एग्जामिनेशन में अलग अलग तरीके से पूछा हुआ है, तो हमने इसको सभी को शामिल कर लिया है। यह कितने प्रकार का होता है, ध्यान को प्रभावित करने कारक कौन कौन से हैं, अथवा अवधान को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। ये प्रश्न 2019 में अलग अलग तरीके से क्या गया है, पूछा गया है। तो बात करते हैं ध्यान से आशय क्या है, ध्यान का मतलब क्या होता है। तो ध्यान जो होता है मन की वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन को अधिक पदार्थों से हटाकर एक ही पदार्थ पर क्या करता है, एकाग्र करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करते हैं, सारी चीजों को छोड़ के सिर्फ एक चीज पे हम क्या करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। जब किसी एक वस्तु के बारे में हम क्या करते हैं, विचार करते हैं, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ध्यान लगाना कहते हैं। ध्यान का मतलब क्या है, ये रुचि पर आधारित होता है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को खेल पे रुचि है तो वो खेल से संबंधित अपनी चीजों को सोचेगा। किसी व्यक्ति को ब्रह्मांड से मतलब यानी खगोल से संबंधित चीजें हैं तो उस पर ध्यान देगा। जब किसी व्यक्ति को ध्यान किया जाता है तो उसका परिणाम अच्छा मिलता है। यानी कि अगर हम ध्यान की प्रक्रिया को अपना लें तो हमारा क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और बहुत चीजों को बहुत तेजी से हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब ध्यान करेंगे तो उसी चीज के बारे में ध्यान करेंगे जिसमें इंटरेस्ट होगा। और जिसमें इंटरेस्ट होगा तो आप आसानी से उस चीज को क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। दूसरा ध्यान होता है ऐच्छिक ध्यान, जो अपने आप यानी हम अपने इच्छा के अनुसार अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, उसे ऐच्छिक ध्यान कहते हैं। जैसे में अगर हमारा मन मान लीजिए कि कभी ब्रह्मांड के बारे में सोचने का मन हुआ, चांद के बारे में, सूर्य के बारे में, तो हम क्या करते हैं, उसी चीज के बारे में सोचने लगते हैं, उस पर ध्यान अपना क्या करते हैं, केंद्रित करते हैं। लेकिन दूसरी जो होती है अनैच्छिक ध्यान, जिसका बिना इच्छा से किसी वस्तु पर हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है, उसे अनैच्छिक होता है। मतलब ध्यान कहीं और लगाना चाहते हैं, हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है, इसका मतलब वो कौन सा ध्यान हो गया, तो अनैच्छिक हो गया। यानी कि हमारे इच्छा में वो नहीं है, फिर भी क्या हो रहा है, वो ध्यान लग रहा है। अब बात आती है कि जो ध्यान होता है या अवधान होता है, उसको क्या करते हैं, उसके प्रभावित जो कारक हैं, यानी कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो उसको प्रभावित कर सकते हैं। अच्छा ये भी देखिए, अनैच्छिक जो होता है वो अस्थायी होता है, ये कहीं से कहीं क्या होता है, ट्रेवल करता रहता है, घूमता रहता है। आगे हम लोग बात करते हैं उत्तेजना की नवीनता, नवीन वस्तुएं, नए खेल हमारा ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई नया खेल आया, उसके बारे में हम देख लिए एक बार, तो दिमाग में क्या होगा, हमारे घूमता रहता है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कुछ नया चीज जब होता है हमारा ध्यान तुरंत वहां पे क्या होता है, आकर्षित हो जाता है। दूसरा क्या है, गतिशील वस्तुओं को ध्यान सरलता से जाता है। जैसे चलती हुई ट्रेन देख लिए, कोई बहुत तेजी से चल बाइक चला रहा है या कुछ भी चला रहा है, तो उस पर हमारा ध्यान क्या होता है, तुरंत चला जाता है। ठीक है। रुचि हमारी जिन चीजों में होगी, अगर मान लो संगीत से संबंधित कोई चीजें हैं तो अच्छे अच्छे गाने के बारे में सोचेंगे, है ना। अभी बताया खगोल से संबंधित कोई चीजें हैं तो हम ब्रह्मांड के बारे में सोचेंगे। खेल से संबंधित है तो खेल पे ध्यान देंगे। ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये ध्यान को प्रभावित करने वाली होती हैं। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि अल्पकालिक व दीर्घकालिक स्मृति में अंतर लिखिए। तो अल्पकालिक या उत्तर अल्पकालिक या दीर्घ स्मृति के निम्नलिखित अंतर पाया जाता है। पहला, दो तरह के हमको देखने को मिलता है। एक होता है अल्पकालिक स्मृति
और दूसरा होता है दीर्घकालिक स्मृति। तो पहला हम बात करते हैं अल्पकालिक में, तो विषय तथा वस्तु का संचय क्षमता होती है ना। इसमें कम होती है, विषय और वस्तु संचय की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। तो यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये यहाँ से आप पढ़िए कि विषय वस्तु अथवा विषय अथवा वस्तु की संचय क्षमता क्या होती है, कम होती है। ये आपका प्रश्न यहाँ पे ये गलत है, कम होती है। दूसरे में क्या होता है कि विषय वस्तु अथवा विषय संचु की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। किसमें, दीर्घकालीन में, क्योंकि ये लंबे समय तक चलती है। उत्तेजनाओं को व्यक्ति शीघ्र भूल जाता है और उत्तेजनाओं को व्यक्ति अधिक समय तक याद रखता है। जब हम लंबे समय को याद रखते हैं तो दीर्घकालीन स्मृति होती है, और जो बहुत कम समय के लिए जो होती है उसको हम अल्पकालिक स्मृति भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि बाल विकास से प्रश्न जो है आपका देखिए बनने वाला है, क्योंकि आपका चैप्टर का नाम ही है, यानी सब्जेक्ट का नाम ही है क्या है, बाल विकास। तो पहला प्रश्न तो ये आपका बनता ही है। तो चलिए बात करते हैं बाल विकास होता क्या है। तो बाल विकास दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड है बाल और दूसरा क्या है, विकास, यानी कि चाइल्ड प्लस डेवलपमेंट। बाल का अर्थ हो गया बाल्यावस्था से लिया जाता है। बाल्यावस्था जो है 12 वर्ष तक के बच्चों की दूसरी अवस्था है, किंतु विकास से आशय गर्भावस्था से लेकर युवा अवस्था तक बालकों के बीच में होता है, यानी विकास से है। विकास का अर्थ क्या होता है, विकास एक ऐसी प्रक्रिया से लगाया जाता है जिसका प्रारंभ गर्भावस्था से होता है तथा जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में क्या रहता है, चलता रहता है। जब व्यक्ति जन्म लेता है, यानी जब जन्म लेने से पहले जब गर्भावस्था की होती है, तब से वो क्या करता है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक ये विकास क्या होता है, चलता रहता है। विकास प्राणियों में पाई जाने वाली उस स्वाभाविक प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें प्राणी गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक अपने क्रमिक शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तनों से गुजरता है। अतः बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विकासात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए गर्भावस्था से लेकर युवावस्था तक के मानव के व्यवहार अर्थात शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में होने वाले क्रमिक परिवर्तन, यानी कि जो लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, जो व्यक्तिगत भी होते हैं, उनका स्वरूप, समय तथा कारण, उसमें अंतर्निहित प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ये जो है बाल विकास, अगर हम सीधा सीधा समझे तो बाल विकास होता क्या है कि जो बालक होता है उसके शारीरिक मानसिक क्रियाओं को जो भी परिवर्तन हो रहा है क्रम वाइज, उसी को हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो हमारा कहलाता है बाल विकास का अध्ययन। अब उसी में एक हरलॉ के अनुसार कहा गया कि आज बाल विकास के मुख्य रूप से बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों एवं लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जा रहा है जो किसी एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। इसके अतिरिक्त बाल विकास यह खोज करने का भी प्रयास करता है कि परिवर्तन कब प्राप्त होते हैं, इसके लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं, यह व्यक्तिगत है या सार्वभौमिक है। ये सारी चीजें जो है आप बाल विकास के ऊपर, ऐसा नहीं है कि जो इसमें लिखा है उसी के बारे में आप लिखेंगे, बस इतना पहले याद रखिए कि जो ये वाला आपका पोर्शन दिख रहा है, यहाँ से ये उत्तर और यहाँ से जो है वो, और ये जरूर लिखिएगा। उसके बाद बाकी आप यहाँ से आप ये चीजें लिख सकते हैं कि विकास जो होता है वो गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलता रहता है, जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक विकास क्या होता है, चलता रहता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। करा ध्यान और अवधान की 4 विशेषताओं के बारे में बताइए। अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था ध्यान के बारे में। तो अवधान की जो 4 प्रमुख विशेषताएं हैं, वो पहला, अवधान रुचि पर आधारित होती है, यानी कि जिस चीज में इंटरेस्ट है आपका, जिससे में आपका लगाव है, उस पर आप क्या करेंगे, अपना ध्यान तेजी से लगा सकते हैं। दूसरा है कि अवधान एवं रुचि एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर एक तरफ ध्यान को और एक तरफ अवधान को रखा जाए तो हम एक, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि जहां रुचि होगी यानी जहां इंटरेस्ट होगा वहीं पे क्या होगा, हमारा ध्यान भी लगेगा। अवधान ऐच्छिक होता है और अनैच्छिक दोनों हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति का जो विकास होता है वंशानुक्रम पुणे वातावरण होता है। व्यक्ति का जो विकास होता है जो वंश के अनुसार जो होता है वो भी होता है, साथ में वातावरण भी क्या होता है, इसमें जिम्मेदार होता है किसी भी व्यक्ति के विकास में। अब आते हैं अवधान, यानी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करता है। ये सर्वांगीण विकास करता है क्यों, क्योंकि जब हम किसी भी चीज के बारे में ध्यान लगाते हैं तो उस चीज को गहन अध्ययन से अपने दिमाग में क्या करते हैं, बैठाते हैं। तो ये हमारे सर्वांगीण यानी हर तरीके के विकास में क्या होता है, ये हेल्पफुल होता है। चलिए प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं 7 पे।
कह रहा है कुसमायोजन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए कुसमायोजन का तात्पर्य क्या है, समायोजन में असंतुलन आ जाना। इसका मतलब बिना वजह बिना समय जो भी, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, अब जैसे ठंडी का समय है उसमें क्या कर रहा है, और सारी चीजें का जो गर्म कपड़े हैं उसका भी, समायोजन नहीं कर पा रहा है, उसका जो है व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। जब सर्दी सर्दी बीत गई या सर्दी चली गई तब वो व्यवस्था कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, वो कुसमय है, मतलब उसकी जरूरत है नहीं वहां पे। तो गेट्स के अनुसार क्या करा है, कुसमायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है। कुसमायोजन से संबंधित व्यक्ति कुसमायोजित व्यक्ति कहलाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कुसमायोजित व्यक्ति, जो बिना समय पे, बिना मतलब के, बिना किसी समय के क्या करे, समायोजन करना शुरू कर दे। जो अपने काम को अपने परिवेश का अनुकूल नहीं बना पाता है, ऐसे व्यक्ति दुखी रहता है और समाज से कटा रहता है, यानी कि वह व्यक्ति मुख्य धारा से, समाज की जो मुख्य धारा होती है उससे वह अलग होता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि व्यक्ति भिन्नताओं से आप क्या समझते हैं। तो व्यक्ति भिन्नता से आप क्या समझते हैं, तो देखिए ये भी प्रश्न 2015 में पूछा गया, 2016 में भी पूछा गया, 2019 में भी पूछा गया। तो ये आपका क्या है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं। पहला, प्रायः व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ देखा जाता है कि दो व्यक्ति एक जैसी समानता रखते हुए भी उनके व्यवहार तथा रहन सहन में काफी क्या होती है, भिन्नताएं होती है। फिर जब आगे बात करेंगे तो इसमें देखिए आगे व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ हम परिभाषा की बात करते हैं। तो दो व्यक्तियों में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक रूप से पाया जाने वाला भेद ही व्यक्तिगत भिन्नता कहलाता है। हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति क्या होता है, हर व्यक्ति से अलग ही होता है, चाहे वो आकार में हो, मतलब शारीरिक हो, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे संवेगात्मक रूप से हो, किसी भी तरीके से क्या करता है वो, हर व्यक्ति से क्या होता है, भिन्न होता है, अलग अलग होता है। तो स्किनर के अनुसार क्या कर रहा है, इन स्किनर क्या कह रहे हैं कि मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पक्ष जो होता है व्यक्तिक भिन्नता का अंश है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार मानकर हम वर्गीकरण कर सकते हैं अथवा अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। दूसरा, इसका जो महत्व है वो क्या है, तो दूसरा क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्तिगत भिन्नताओं के माध्यम से हम जान सकते हैं कि व्यक्ति के सीखने, कार्य करने की योग्यता कितनी और कैसी है। मतलब हम इसमें पता कर सकते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, व्यक्ति कैसे किसी चीजों को सीखता है, कैसे उसको काम करने की जो क्षमता है या योग्यता है वो किस तरह से है, हम इस पे पता लगा सकते हैं। व्यक्ति भिन्नताओं के प्रकार क्या होते हैं, तो बुद्धि में भिन्नता सबसे पहला है बुद्धि में। कई कक्षा में अध्ययन करने वाले बच्चे या छात्रों में कुछ सामान्य बुद्धि के, कुछ श्रेष्ठ बुद्धि के, कुछ अति श्रेष्ठ तथा कुछ जड़ बुद्धि या मंद बुद्धि के भी होते हैं, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, भिन्नताएं देखने को मिलती है। हम सभी जानते हैं कि एक विद्यालय में जितने भी बच्चे होंगे लगभग सभी का क्या होगा, दिमाग अलग अलग तरीके से काम करता होगा। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत जल्दी सीख जाते होंगे, कुछ बच्चे जो होंगे जो लेट से सीखते होंगे, कुछ होते हैं बहुत लेट से, यानी कई बार बताने के बाद भी क्या करते हैं, उसको सीख पाते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं शारीरिक भिन्नता के। तो शारीरिक भिन्नताएं जो होती हैं वो शरीर में सुंदर सुडौल रचना, स्वास्थ्य के व्यक्तित्व प्रभावशाली हो। कुछ मोटे, छोटे मोटे बच्चे होते हैं जो कुछ पतले होते हैं, कुछ लंबे भी होते हैं और कुछ मोटे, बहुत ज्यादा मोटे होते हैं। तो ये भी क्या है, शारीरिक भिन्नता ही है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। रुचि क्या है, यानी इंटरेस्ट है क्या। सबसे पहले रुचि का अर्थ एवं परिभाषा। रुचि का अर्थ जो होता है वो प्रेरक शक्ति से है। किसी भी वस्तु की ओर ध्यान देने के लिए उसमें हमारी रुचि का होना अनावश्यक है, यानी आवश्यक है। जब किसी हमारी कार्य में हमारी रुचि होती है तो वह कार्य अच्छा होता है। जैसे किसी व्यक्ति को पढ़ने में इंटरेस्ट है तो पढ़ाई अच्छे से करता है, किसी व्यक्ति को खेलने में अच्छा है तो वो खेलने में अपना इंटरेस्ट दिखाता है, किसी व्यक्ति को पेंटिंग बनाने में होता है तो उसका कार्य उसमें बहुत सफलता से आगे बढ़ता जाता है। तो क्रो एंड क्रो ने कहा है, क्रो एंड क्रो के अनुसार रुचि वह प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, अगर मान लीजिए कि उसको आर्ट बनाने में इंटरेस्ट है, अगर वो कहीं आर्ट कंपटीशन दिखता है तो वो जरूर वहां पे जाएगा, क्योंकि वो उस चीज से क्या है, उसमें इंटरेस्ट रखता है ना। तो यही कह रहा है कि उसके प्रति ध्यान देंगे, वो व्यक्ति ध्यान देगा जरूर, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट है, उसको रुचि है। अब रुचि के प्रकार क्या होते हैं, पहला जन्मजात रुचि होती है, एक अर्जित रुचि होती है। और जन्मजात रुचि व्यक्ति के जन्म से में पाई जाती है, जैसे खाने पीने में रुचि, संग्रह, ये जन्मजात होती है। कोई व्यक्ति होता है जो खाने पीने का बहुत ज्यादा शौकीन होता है, कुछ व्यक्ति होते हैं जो खाने पीने के शौकीन नहीं होते। अर्जित रुचि क्या होता है, यह रुचि व्यक्ति में उत्पन्न होती है
गाने या अभिनय करने में रुचि, जैसे मान लो कि समाज को देखते हुए कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति सॉन्ग में इंटरेस्ट है, कोई व्यक्ति डांस करने में इंटरेस्ट हो जा रहा है, तो क्या कर रहा है, वो अर्जित कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति समाज को देखकर क्या कर रहा है, अपने अंदर उस रुचि को क्या कर रहा है, पैदा कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। रुचि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं? तो सबसे पहला, परिवार की आर्थिक दशा। अगर जैसी आर्थिक दशा है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपनी पारिवारिक स्थिति के कारण भी अपने इंटरेस्ट को, अपनी रुचि को क्या कर देते हैं, चेंज कर लेते हैं, बदल देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उतनी क्षमता या उतना सामर्थ्य नहीं है ताकि उनके परिवार उसको क्या करे, सपोर्ट कर पाए, तो क्या कर देते हैं, अपने इंटरेस्ट को बदल देते हैं। अभिभावकों का अनुचित व्यवहार भी इसमें शामिल है, ध्यान पर केंद्रित न होना, विद्यालय का कठोर वातावरण, नीरस व कठिन पाठ्यक्रम और व्यवहार, शिक्षकों का अनुचित व्यवहार, ये सारी चीज़ों से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट को क्या करते हैं, या तो दबा कर रख लेते हैं या तो उससे क्या कर देते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, बिना इंटरेस्ट के भी लोग क्या करते हैं, अपने कामों में लगे हुए हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसके लिए क्या है, जिम्मेदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। जीन पियाजे तथा ब्रूनर ने बौद्धिक क्षमता को कितने भागों में विभाजित किया था? तो उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया था। पहला है इंद्रजनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और ब्रूनर जो थे, उन्होंने बौद्धिक क्षमता को 3 भागों में विभाजित किया। पहला क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतनात्मक अवस्था। इन्होंने बौद्धिक क्षमता को अलग अलग तरीके से विभाजित किया था। चलिए प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ बताइए। तो उन्हें तुलना योग्य बनाने के लिए आवश्यक है कि उन विभिन्न तथ्यों को एक अंक में कम करके तुलना की जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अनुकरण द्वारा सीखने से आपका क्या आशय है? ये भी प्रश्न 2016-17 देखिए जितने प्रश्न हैं लगभग या तो प्रीवियस में पूछे गए हैं या आने की संभावना है, उसी हिसाब से क्या किया गया, इसको शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि सीखने की प्रक्रिया के में अनुकरण का महत्वपूर्ण स्थान है। विद्यालय में छात्र अपने शिक्षकों का अनुकरण करते हैं। अनुकरण से तात्पर्य है दूसरे की नकल करके सीखना। जब हम क्या करते हैं, जब मान लीजिए छोटा बच्चा है, अगर कोई व्यक्ति को देखता है जो क्या कर रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी कर रहा है, हरकतें, उस चीज़ को वो छोटा बच्चा क्या करता है, देखकर वो कॉपी करने की कोशिश करता है, उसको सीखने की कोशिश करता है। ठीक है, उसी तरीके से क्लास में भी होता है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो अगर शिक्षक करता है उसी तरह से बालक क्या करना है, करते हैं, उसको कॉपी करने का काम करते हैं। मैकडोगल के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की क्रियाओं तथा या शारीरिक गतिविधियों की नकल करने की प्रक्रिया को अनुकरण कहते हैं। जैसे डांस है, मान लीजिए एक व्यक्ति डांस कर रहा है, सिखा रहा है, तो उसके बदले क्या कर रहे हैं लोग, उसको कॉपी करके अपना क्या कर रहे हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अनुकरण करना या दूसरे की नकल करके सीखना हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो हमारा चैनल है एसजी क्लासेस, इस पर बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं वो मैथ के हो गए, चाहे अधिगम के हो गए या बाल विकास के हो गए, तो ये प्रश्न जो हैं प्रीवियस ईयर के शामिल किए जा रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से जो होता है लगभग प्रश्न क्या होता है, 20 से 25 मार्क्स का या 30 मार्क्स का भी कहते हैं तो उठ सकता है 50 में, है ना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान देना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हर लॉक के अनुसार जो है वो कह रहा है कि विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, उनका नाम बताइए। तो सबसे पहले देखिए, गर्भकालिक अवस्था, गर्भ से जन्म तक होता है, यानी गर्भधान से जन्म तक। शिशुअवस्था, जन्म के से 2 सप्ताह तक। बचपनावस्था, 3 सप्ताह से 2 वर्ष तक। पूर्व बाल्यावस्था, इसका मतलब 3 साल से 6 साल तक। उत्तर बाल्यावस्था, 7वें साल से 12 वर्ष तक। वयः संधि, यानी कि 11 वर्ष से लेकर 13-14 वर्ष तक। पूर्व किशोरावस्था, 13 से 17 वर्ष। उत्तर किशोरावस्था, 18 से 21 वर्ष। प्रौढ़ावस्था, 21 से 40 वर्ष तक। और मध्यावस्था जो होता है वो 41 से 60 साल। और वृद्धावस्था जो हो गया वो 60 के बाद जितने भी 60 प्लस हो जाएंगे वो किस में चले जाएंगे, वृद्धा प्लस में चले जाएंगे। तो ये हमारी जितनी है ये सारी चीज़ें वो क्या है, ये जो है विकास की क्रियाएं हैं, अवस्थाएं हैं। इसमें क्या करता है, विकास अलग अलग रूप में क्या करता है, चलता रहता है। और विकास की प्रक्रिया जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली है। जन्म से यानी गर्भ जब से धारण होता है तब से लेकर मृत्यु तक ये विकास की प्रक्रिया क्या होती है, चलती रहती है।
चलिए आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है कि बालक के संवेदनात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। तो बालक के संवेदनात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक बात करते हैं। सबसे पहला परिवार। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। बालक परिवार के सदस्यों का अनुकरण करता है। जिस परिवार में झगड़े होते हैं उस परिवार के बादल संवेदनात्मक रूप से उत्तेजित रहते हैं। यानी कि जो समाज, यानी कि जो उनका समाज में जो परिवार उनका रह रहा है या समाज में जो व्यक्ति रह रहा है, तो सबसे पहले जो परिवार है, अगर बच्चे को जिस परिवार में रखा जाएगा, जिस माहौल में रखा जाएगा, बच्चा भी उस माहौल को क्या कर लेगा, अपने अंदर आत्मसात कर लेगा। कि अगर किसी बच्चे के घर में झगड़ा होता है, मारपीट होती है, तो वो सारी चीज़ें देखता है, तो उसके अंदर भी ये भावना क्या होगी, अपने आप उसमें आ जाएगी। अगला बात करते हैं कि बालक की आर्थिक दशा। यदि बालक की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो बालक अपने आप ही हीन भावना का समावेश कर लेता है। जैसे मान लीजिए कि 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में से 4 बच्चे जो है अच्छे घराने से हैं, या 10 बच्चों में से 9 बच्चे ऐसे घराने से हैं, अच्छे घराने से हैं, जिनके पास आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन एक बच्चा जो है जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है, अच्छी नहीं है, तो क्या करेगा, अपने अंदर एक हीन भावना रखा रहेगा कि बाकी जो उसके मित्र हैं वो कैसे हैं, अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। ठीक है, वो अपने अंदर चाहे वो व्यवहार हो या ना हो, लेकिन अपने अंदर से क्या करेगा, उस चीज़ को निकाल नहीं सकता है, तो अपने आप को हीन भावना की दृष्टि से देखेगा खुद ही खुद। अध्यापक शिक्षक की बालक के संवेदनात्मक विकास पर विशेष प्रभाव पड़ता है। यदि अध्यापक अधिक क्रोधित होकर बोलता है तो बालक भी उसका अनुकरण करता है। ठीक है, आगे बालक के स्वास्थ्य। स्वस्थ बालकों के संवेदनात्मक विकास की स्थिरता होती है। अस्वस्थ बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण कम रख पाते हैं और वे क्रोधी स्वभाव के हो जाते हैं। ऐसे बालक जो स्वास्थ्य से या मानसिक रूप से या किसी भी शरीर से शारीरिक रूप से क्या होते हैं, जब थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं, परेशान होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अधिक क्रोधी स्वभाव के हो जाते हैं, चिड़चिड़ा टाइप हो जाते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि बाल निर्देशन का महत्व बताइए। तो बाल निर्देशन महत्व पहला है, बाल निर्देशन से शिक्षकों की बालकों की क्षमता की जानकारी मिलती रहती है। बाल निर्देशन के माध्यम से शिक्षकों को बालक की रुचियों की जानकारी मिलती है। बाल निर्देशन के माध्यम से शिक्षक बालकों की में व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान कर सकता है। बाल निर्देशन की सहायता से शिक्षक जो होता है बालकों को अनुशासित ढंग में रख सकता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, बाल निर्देशन से महत्व है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17। क्या है, सीखने सिखाने की तथा विद्यालय व्यवस्था के संदर्भ में समुदाय के सक्रिय सदस्यों का अभिप्रेरणा में योगदान बताइए, या सीखने में समुदाय का क्या महत्व होता है। अब देखिए, समुदाय का मतलब जो हो गया हमारे आसपास समाज जो मौजूद है, जो विद्यालय के आसपास जो मौजूद है, तो उसमें उसकी क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका वो लोग क्या निभाते हैं। पहला, समुदाय बालकों में नैतिक तथा सामाजिक मूल्यों को विकसित करता है। समुदाय बालक के शारीरिक विकास पर समुचित ध्यान देता है। समुदाय के सहयोग से विद्यालय का वातावरण अच्छा बना रहता है। समुदाय में बालक को आत्म प्रकाशन तथा आत्म विश्लेषण का अवसर मिलता है। ये सारी चीज़ें जो होती है वो समुदाय के महत्व है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। कह रहा है कि बाल विकास के संदर्भ में सामाजिक विषय या सामाजिक विकास से आपका क्या तात्पर्य है, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। मानसिक विकास का अर्थ होता है बालक का सामाजिकरण प्रक्रिया परिवार में ही आरंभ होता है। परिवार के सदस्य जैसा व्यवहार करते हैं बालक भी वैसे ही व्यवहार का अनुकरण करता है। अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा था कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा या किसी बच्चे के घर में अगर झगड़ा होता है तो उसी तरह बालक क्या करता है, सीखने की कोशिश करता है। बालक में सामाजिक विकास होना अत्यंत आवश्यक है। बालक में सामाजिक विकास के लिए बालकों के माता पिता की आर्थिक स्थिति, विद्यालय का वातावरण, माता पिता का दृष्टिकोण तथा बहुमूल्य योगदान देते हैं। ये सारी चीज़ें अगर अच्छी हैं तो बच्चा अच्छा होगा। अगर ये सब में से कोई भी एक चीज़ क्या होती है, डिस्टर्ब होती है, तो बच्चा भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब होगा। अगला बात करते हैं सृजनात्मक क्या है। सृजनात्मक क्षमता को विकास कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, सृजनात्मकता से आशय क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या कह रहा है कि सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। यानी कि कोई भी चीज़ होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक अलग ढंग से, अलग तरीके से क्या करते हैं, क्रिएटिव रूप से हम क्या करते हैं, उस चीज़ को दिखाने की कोशिश करते हैं या बनाने की कोशिश करते हैं।
बालकों में सृजनात्मक का विकास कैसे होगा? तो बालकों में सृजनात्मक का विकास करने हेतु आवश्यक है कि उनके शिक्षक भी सृजनात्मक प्रवृत्ति के हों। यानी कि जो बालक जो भी शिक्षक अलग अलग ढंग से बच्चे को कभी खेल के माध्यम से, कभी किसी के और के माध्यम से बच्चे को कुछ सिखाते हैं, तो बच्चे के अंदर भी क्या होती है, वो भावना जगती है कि वो भी कुछ सीख सके, वो भी अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सके और साथ में क्रिएटिविटी करने की क्षमता को ध्यान में रखता है। अब बात करते हैं, दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि अध्यापक सहित साहित्य, कला, विज्ञान आदि क्षेत्रों में विभिन्न विभिन्न सृजनात्मक कार्य प्रस्तुत करके अपने छात्रों की सृजनात्मक अभिवृत्ति को प्रोत्साहित करने का समर्थ होना चाहिए। अध्यापकों को चाहिए कि वे छात्रों के कार्यों की प्रशंसा करें तथा सृजनात्मक कार्यों के प्रति उनकी आत्मविश्वास भरे, यानी कि उन सब चीज़ों के बारे में बात करें जो बालकों को एक अच्छे सोच की तरफ आगे बढ़ाता है, जो बालकों के क्रिएटिविटी माइंड को क्या करता है, विकसित करने में सहायता देता है। बालकों को जैसे प्रोत्साहित करना, उनको अच्छे अच्छे ढंग से तरीके से सिखाना, ताकि वो आगे चलकर अपने चीज़ों को अलग ढंग से क्या करें, प्रस्तुत कर सके। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है, परिपक्वता का परिभाषित कीजिए, यानी ये होता क्या है। परिपक्वता का अर्थ एवं परिभाषा, परिपक्वता वह स्थिति है जिसमें वह शारीरिक पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। सामान्यतः 25 वर्ष की आयु परिपक्वता की आयु मानी जाती है। इस अवधि में शरीर अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है और मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। बोरिंग के अनुसार क्या कहते हैं कि परिपक्वता गौण विकास है जिसका अस्तित्व सीखी जाने वाली क्रिया या व्यवहार के पूर्व होना आवश्यक है। सीखने में परिपक्वता प्राप्त होते ही स्वाभाविक रूप से व्यक्ति की समझ का विकास हो जाता है और शीघ्र ही सीख जाता है। देखेंगे जैसे जैसे बालक वृद्धि करता जाता है, बढ़ता जाता है, उसका वृद्धि और विकास होता जाता है, तो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ जो होती हैं अपने आप वो सीखता जाता है, समाज में रहने लायक अपने आप को बना लेता है और ढाल लेता है। आगे प्रश्न 21 है, कह रहा है कि मूल्यों के विकास से आप क्या समझते हैं, नैतिक और सामाजिक मूल्यों को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, मूल्यों के विकास से ऐसे क्या है कि नैतिक मूल्यों के विकास तथा सामाजिक मूल्यों के विकास का बालकों में होना है। ठीक है, नैतिक मूल्य क्या होते हैं, जिन मूल्यों के माध्यम से व्यक्ति की भलाई हो, दूसरों को कष्ट न पहुँचे और उन्हें हम मौलिक या नैतिक मूल्य कहते हैं, जैसे सत्यता, ईमानदारी। सामाजिक मूल्य क्या होते हैं, समाज में ही व्यक्ति जन्म लेते हैं और उसी में उसका विकास होता है। यदि व्यक्ति के अंदर समाज में रहते हुए दूसरों के सहयोग करने देने की आदत का विकास हो गया तो उसे सामाजिक मूल्य कहा जाता है, क्योंकि सामाजिक तौर पर व्यक्ति क्या कर रहा है, एक दूसरे व्यक्ति की सहायता कर रहा है। बच्चों में नैतिक मूल्यों तथा सामाजिक मूल्यों को विकास करने की जिम्मेदारी उनके परिवार तथा विद्यालय की है, क्योंकि परिवार भी इसमें क्या होता है, शामिल होता है और साथ में विद्यालय भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। चलिए आगे बात करते हैं, ये तो प्रश्न हो गया, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 पे। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि बुद्धि परीक्षण क्या है, यह कितने प्रकार का होता है अथवा बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं, 2022 में प्रश्न पूछा गया है। देखिए, बुद्धि परीक्षण से आशय वह परीक्षण जिसके द्वारा बुद्धि का परीक्षण किया जाता है, बुद्धि परीक्षण कहलाता है। बुद्धि परीक्षण के समय विभिन्न प्रकार के मानसिक कार्य जैसे गणना करना, समस्या का समाधान करना, भाषा योग्यता आदि किया जाता है। मतलब अलग अलग ढंग से किया जाता है बच्चे की या व्यक्ति की बुद्धि की मापन, बुद्धि का परीक्षण किया जाता है कि यानी बुद्धि उसकी कैसी है, कितने तेज़ी से वो किसी भी कार्य को कर सकता है, गणना कर सकता है ना, बहुत सारी चीज़ उसको ध्यान में रखा जाता है। तो बुद्धि परीक्षण के जो प्रकार है, पहला, प्रशासन की दृष्टि से बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार का होता है। पहला, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। इस परीक्षण में एक समय में केवल एक ही व्यक्ति को प्रसारित किया जाता है। जैसे मैं एक तरह से हम बात करें तो इंटरव्यू के लिए देखा जाता है, तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है जिसमें एक व्यक्ति को ही क्या किया जाता है, उसमें बुलाया जाता है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या होता है कि एक साथ कई व्यक्तियों को प्रसारित किया जाता है, मतलब पूरे ग्रुप में क्या करते हैं, हम व्यक्ति की क्षमता का मापन करते हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 का, सीखने में स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तो सीखने में स्थानांतरण से आशय है, सीखने में स्थानांतरण को अधिगम अंतरण भी कहते हैं। कैंडलैंड के अनुसार अंतरण पूर्व सीखे गए व्यवहार का वर्तमान में सीखे गए व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित है। स्थानांतरण के 2 प्रकार होते हैं। पहला, धनात्मक स्थानांतरण, जो पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में सहायक होता है, तो उसे हम धनात्मक स्थानांतरण करते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जो पहले पूर्व में जो ज्ञान हम प्राप्त किए हैं उसकी सहायता से अगर हम नए वाले जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं तो
तो उसमें कुछ ना कुछ सहयोग हो रहा है सीखने में, तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्थानांतरण हो रहा है धनात्मक यानी पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन जब जो पूर्व में ज्ञान जो भी अर्जित किए हैं उसका कोई मतलब ही नहीं है, नवीन ज्ञान अर्जित करते समय उसमें कोई हेल्प ही नहीं कर रहा है, उसमें बल्कि उल्टा बाधक बन रहा हुआ है ना, बाधक बन रहा है, तो हम वहाँ पे कहेंगे कि ऋणात्मक स्थानांतरण हो रहा है। इसका मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कॉमर्स का स्टूडेंट है, और उसको हम लोग क्या कर दें, साइंस वाला पोर्शन दे दे करने के लिए, तो अब पूर्व ज्ञान में उसने कॉमर्स का एग्जाम वो लिया और बाद में क्या कर रहा है, साइंस का, मतलब पूर्व का जो ज्ञान है वो उसके लिए वो बाधक बनेगा, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा ऋणात्मक स्थानांतरण। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 पे कि बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं। तो बाल्यावस्था से 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। शिक्षाविदों ने इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा है। इस उम्र में सामाजिक संबंध बनाने की भावना बालक बालिकाओं में स्पष्ट दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि बालक इस समय अपने समाज में जब बच्चों के साथ और भी बच्चों के साथ बैठता है तो उस समय अपने सामाजिक संबंध बनाने की भावना को क्या करता है, बड़ा तेजी देखने को मिलती है। किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं? तो किशोरावस्था का जन्म लगभग 13 से 14 वर्ष होता है, परंतु व्यक्तिगत अंतर के कारण इसकी कोई आयु सीमा रेखा नहीं खींची जा सकी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे बच्चे हैं जो 13-14 साल के होते हैं, तो उसमें कुछ दिमागी मतलब है, कह सकते हैं कि मानसिक रूप से दोनों में अंतर हो सकता है। कुछ बालक बहुत तेज बुद्धि के होंगे, कुछ बालक बहुत मंद बुद्धि के होंगे, कुछ जड़ बुद्धि के होंगे, है कि नहीं? तो इसमें कोई आयु सीमा की रेखा नहीं खींची गई है। साथ कारण यह है कि किशोरावस्था के आरंभ में कोई निश्चित समय नहीं बताया जा सकता, क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों का तारुण्य काल विभिन्न विभिन्न आयु से प्रारंभ होता है। अतः उनकी किशोरावस्था का आरंभ तभी माना जाना चाहिए जब अवस्था लगभग 18 से 19 वर्ष की मानी गई है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। कह रहा है कि बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं? ये भी प्रश्न 2016 में पूछा गया है और ये बुद्धि लब्धि का सूत्र है वो भी पूछा गया है। चलिए बात करते हैं बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि के विषय में बीने का मत है कि आयु वृद्धि के साथ बालक के ज्ञान में भी वृद्धि होती है। इसी कारण उसने प्रत्येक आयु स्तर हेतु ज्ञान की वृद्धि पर आधारित प्रश्न संकलित किए। उसकी यह धारणा थी कि अमुक आयु का सामान्य बालक कुछ विशेष प्रश्नों का उत्तर अवश्य दे सकता है। इसी धारणा पर उसने मानसिक आयु के प्रत्यय को जन्म दिया। यानी कोल और ब्रूस के अनुसार बुद्धि लब्धि यह स्पष्ट करती है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। मानसिक आय गुणे 100 बटा में यहाँ पे बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है कि वास्तविक आयु यदि बालक किसी भी वास्तविक आयु यानी मान लीजिए 10 वर्ष का है और उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धि कितनी हो जाएगी? 10 बटा में 12, ये हो जाएगा, करेंगे तो 120, यानी यह बालक सामान्य बुद्धि से अधिक बुद्धिमान है। जैसे जैसे IQ लेवल ऊपर की तरफ बढ़ेगा वो क्या होगा, बच्चा अच्छे दिमाग का होगा, अच्छे माइंड का होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 27। शैशवावस्था में संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कीजिए। तो शैशवावस्था में संज्ञानात्मक विकास जो होता है, समय क्रोध हो, भय हो तथा प्रेम, ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है बच्चों में। संवेग, क्रोध में क्रोध होता है, भय होता है तथा प्रेम होता है। शैशवावस्था में संज्ञानात्मक विकास देता है इस प्रकार। पहला, क्रोध वाला जब 1 वर्ष से कम उम्र का होता है तो क्रोध की अभिव्यक्ति किसी अधिक तेजी से करता है। यदि उसकी बोतल, दूध की बोतल अगर उसके मुँह से छीन ली जाती है तो उसके प्रति गुस्सा दिखाता है, अपना पैर पटकता है, हाथ मारता है और चीखता है। प्रेम अपनी माँ को पहचानता है और उसे अलग करने पर शिशु क्या करता है, रोने लगता है। या अब हम लोग स्वाभाविक क्रिया देखे होंगे छोटे बच्चों को। भय, शिशु को भय भी दिखाई देता है, जैसे तेज बोलने पर वह रोने लगता है। अगर किसी छोटे बच्चे के सामने अगर हम तेज़ी से बोल दें, कुछ डांट के बोल दें, मतलब बहुत तेज थोड़ा बोल दें, तो बच्चा क्या होता है, अचानक रोने लगता है। तो इसके अंदर भय की भावना भी होती है। चलिए हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। बुद्धि से आप क्या तात्पर्य है अथवा बुद्धि क्या है? तो बुद्धि से ऐसे सोचने की क्षमता जो होती है वही क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। बुद्धि से व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता है। जैसी बुद्धि उस तरह से उसका कैरेक्टर है, वो हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। बुद्धि के प्रकार जब हम थॉर्नडाइक के अनुसार बात करें तो 3 प्रकार की होती है, सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। सामाजिक बुद्धि क्या कहलाती है? इस बुद्धि से अभिप्राय व्यक्ति को समझने तथा उसके व्यवहार करने की योग्यता से है। अगला है स्थूल बुद्धि का अभिप्राय विभिन्न वस्तुओं को समझने तथा उनका प्रयोग करने की योग्यता से है। अमूर्त बुद्धि से अभिप्राय गणितीय संकेतों को समझने से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की तरफ। कह रहा है बुद्धि लब्धि यानी IQ क्या है? बुद्धि लब्धि का जो मतलब होता है, किसी व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक आयु के अनुपात से ज्ञात की जाती है। इसकी मानसिक आयु वास्तविक आयु के अनुपात में 100 से जब गुणा करा देते हैं तो हमें बुद्धि लब्धि क्या होती है, प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए
कि कक्षा है क्लास का 8 का बच्चा है रोहित, जिसकी औसत जो आयु है, वास्तविक आयु है, जो रियल उसकी उम्र है कितनी है 13 साल, वह 15 वर्ष की मानसिक आयु रखता है। उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, तो सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे 13 वर्ष यहाँ पे गुणे ये, इसका मतलब मानेंगे क्या, मानसिक आयु गुणे 100/में ये करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। इसको हल कर देंगे तो हमारा बुद्धि लब्धि कितना जाएगा 115, इसका मतलब श्रेष्ठ बुद्धि का है वो। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 पे। भाषा विकास में सिद्धांत यानी क्या है, विभिन्न अवस्थाओं में भाषा विकास को समझाइए। तो भाषा विकास 3 मुख्य सिद्धांत होते हैं। भाषा का विकास स्वतः होता है, जो हमारे समाज के आसपास होता है, तो हम क्या करते हैं, बालक या जो भी व्यक्ति है क्या होता है, भाषा को सीख लेता है। भाषा वातावरण से ही सीखी जाती है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है कि जैसा व्यक्ति सामने वाला बोल रहा है उस हिसाब से बच्चा भी क्या करता है, अपना सीखना शुरू कर देता है और उसी तरह की भाषा को बोलने लगता है। विभिन्न अवस्थाओं में भाषा का विकास क्या होता है कि देखिए, बच्चा जब जन्म लेता है तो कोई भाषा नहीं जानता है, इसमें बच्चा केवल रोना मुस्कुराना जानता है। बच्चा 6 माह में अ ई आदि स्वर बोलना जान लेता है। 1 वर्ष का बालक 3 शब्द बोलता है। 2 वर्ष तक बालक 120 शब्दों को जान लेता है। 3 वर्ष की अवस्था में बालक वाक्य बोलना सीख जाता है। फिर बाल्यावस्था में भाषा की विकास 4 वर्ष की आयु से बच्चों का शब्दकोश लगभग 1550 शब्दों का हो जाता है। अब 5 वर्षों की जो आयु में होता है 2070 शब्दों का ज्ञान हो जाता है। मतलब इतने शब्दों को बच्चा क्या कर लेता है, सीख लेता है, समझ लेता है, जान लेता है। ये 5 वर्ष की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 की तरफ। प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है कि वाटसन ने संवेग को कितने विभाज्य वर्गों में विभाजित किया। तो संवेग को 3 में, भय, क्रोध, भय, प्रेम। और पहला क्या है, क्रोध तभी आता है जब किसी कार्य में बाधा पैदा हो जाती है तो हमें क्या आ जाता है, क्रोध आ जाता है। छोटे बच्चों को जब क्रोध की अवस्था आती है तो पैर पटकते हैं, चिल्लाते हैं, दांत से काटते हैं, अभिव्यक्ति करता है, उसका चेहरा लाल हो जाता है। प्रेम के बारे में बात करें तो माता पिता से प्रेम करना जानता है, माता पिता के पृथक करने पर भी रोने लगता है। भय, जब हम बच्चे को किसी चीज़ों में तेज़ी से बोल दें या अंधेरे कमरे में उसको रख दें तो बच्चे कुत्ते बिल्ली के डर से डरते हैं। तो ये सारी चीज़ें भय के बारे में वाटसन बताते हैं। अगला प्रश्न 34 है। देखिए, बच्चे के मानसिक विकास में वंशानुक्रम, पर्यावरण का सापेक्षिक महत्व पर संक्षिप्तात्मक व्याख्या। ये देखिए, सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं अलग अलग तरीके से। चलिए बात करते हैं पहला उत्तर में। बाल विकास वंशानुक्रम तथा पर्यावरण दोनों से में अधिक प्रभावित होता है। बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव निम्न पड़ता है। बच्चों की बुद्धि वंशानुक्रम निश्चित होती है। बच्चों की मूल शक्तियों का प्रमुख कारण वंशानुक्रम होता है। बच्चों में माता पिता की विशेषता एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित होती रहती है। बच्चों का स्वभाव, वर्ण एवं कद वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होता है। बच्चों का शारीरिक गठन और शारीरिक बनावट उनके वंशजों पर निर्भर करती है। अच्छा, उसके प्रभावित करने वाले जो कारण है, देखियो, बच्चों को अच्छे वातावरण में रखने से बच्चों की बुद्धि प्रखर होती है। अच्छे वातावरण में रखने से बच्चों का मानसिक विकास अच्छा होता है। बच्चों में सामाजिक विकास का वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बच्चों के संवेदनात्मक विकास पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। बच्चों में शारीरिक विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर हम कहें तो पूरी तरीके से वातावरण जो होता है वो क्या होता है, जिम्मेदार होता है एक बच्चे के लाइफ में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 पे। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये पावलोव के द्वारा संबंधित प्रतिक्रिया, इस अध्ययन का शिक्षा में महत्व बताइए। पावलोव के संबंध में प्रतिक्रिया सिद्धांत क्या है, इसके बारे में बताइए। तो पावलोव ने संबंध प्रतिक्रिया के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने सबसे पहले उद्दीपन और अनुक्रिया के संबंध को अनुबंध के द्वारा व्यक्त किया। पावलोव का प्रयोग क्या था कि प्रयोग एक कुत्ते पर किया। उन्होंने भूखे कुत्ते को भोजन दिया, ठीक है, जिससे भोजन को देखकर कुत्ते की लार टपकने लगी। पावलोव ने बताया, क्योंकि भोजन देखकर लार टपकती है इसलिए वह स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्योंकि लार टपकना क्या है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो पावलोव ने जब जब कुत्ते को भोजन दिया तब तब घंटी बजाई, है ना। यह क्रिया लगातार कई दिनों तक चली। कुछ दिन के बाद पावलोव ने केवल घंटी बजाई और कुत्ते को भोजन नहीं दिया, फिर भी उसके मुख से लार टपकने लगी। पावलोव ने बताया, चूँकि कुत्ते का भोजन नहीं दिया गया और केवल घंटी सूखकर इसके मुख से लार टपकने लगी, इसलिए यह अनुबंधित प्रक्रिया है, क्योंकि लार टपकने का संबंध घंटी की ध्वनि से हो गया। दूसरे शब्दों में, कुत्ता भोजन के लिए घंटी की ध्वनि से अनुबंधित हो गया। ठीक है, शिक्षा के में अगर हम इसको देखें तो पहला, समस्त शिक्षण अनुक्रिया अनुबंधित प्रक्रिया है। यह कई वर्षों तक चलता रहता है। ठीक है, इस अध्ययन के द्वारा बालकों में अच्छे व्यवहार, अनुशासन की भावना का विकास किया जा सकता है।
इस सिद्धांत का समूह का निर्माण में अधिक महत्व होता है। इस सिद्धांत से बालकों में भय संबंधित उपचार किया जा सकता है। तो इन्होंने, अगर कोई पूछे कि ये बताइए संबंधित प्रक्रिया किसके प्रतिपादन किया है, तो उन्होंने पावलोव ने किया था। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अभिप्रेरणा क्या है, मोटिवेशन क्या है। अभिप्रेरणा का प्रायः पद्धतियों का उल्लेख कीजिए। तो अभिप्रेरणा से क्रियाशीलता प्रकट होती है। अभिप्रेरणा में शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। पहला, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये हम सभी जानते हैं। जब जब आवश्यकता पड़ी है तब तक लोगों ने आविष्कार भी किए हैं। यह बालकों एवं वयस्कों में पाई जाने वाली प्रवृत्ति है। आवश्यकताओं के वशीभूत होकर ही सभी कार्य करते हैं। रुचि, इंटरेस्ट, जिन बालकों या वयस्कों में जिन चीज़ की रुचि होती है वह उन चीज़ों को आसानी से जल्दी सीख जाते हैं। अभिवृत्ति, प्रेरणा, अभिप्रेरणा बालकों में अभिवृत्ति का विकास करने में सहायक होती है। बालकों में अभिवृत्ति का विकास होने से वे अच्छी तरीके करते हैं। आदतें, जैसा कि हम जानते हैं कि नया पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। बच्चों की आदतें नए ज्ञान को विकसित करने में सहायक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37 पे। 37 कर रहा है कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, इसको भी कहा जाता है कि किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो चलिए बात करते हैं। तो प्रयत्न और भूल का सिद्धांत का आशय जो होता है, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत ये थॉर्नडाइक ने दिया था, 1913 में दिया था। इस सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है। पहली बात, प्रयत्न और भूल के सिद्धांत को हम लोग कह सकते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। हम सीखने की क्रिया में बार बार त्रुटि करते हैं, परंतु बार बार प्रयत्न करने से त्रुटि कम हो जाती है। इसे ही प्रयत्न त्रुटि का सिद्धांत कहा गया है। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग के लिए एक भूखी बिल्ली का चुनाव किया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि सर्वप्रथम इस प्रयोग में थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया। उन्होंने पिंजरे के बाहर एक प्लेट में मछली का टुकड़ा रखा। पिंजरा चारों तरफ से बंद था और उसमें दरवाज़ा लगा था। दरवाजे में कुंडी सिटकनी थी। पिंजरे के बाहर मछली का टुकड़ा देखते ही भूखी बिल्ली पिंजरे से उधर उधर दौड़ने लगी। वह बार बार प्रयत्न कर रही थी कि मछली उसे मिल जाए। अचानक भूखी बिल्ली का पैर उछला और सिटकिनी लीवर पर पड़ा और बिल्ली बाहर निकली तथा मछली का टुकड़ा प्राप्त कर लिया। इस बार बार प्रयत्न करने से बिल्ली जो थी दरवाज़ा उसने खोलना सीख गया। तो हम ये कहते हैं कि जब अभ्यास पर बार बार जब बालक को दिया जाता है तो कहना चाहिए कि एक बार किसी भी प्रश्न समझ में नहीं आता तो उसे कहना चाहिए प्रयास करो, तुम इसे हल कर लोगे, है ना। समस्या एवं समाधान की क्षमता बालकों के सामने जब कई समस्याएं आती है तो प्रत्येक स्तर पर शिक्षक उपस्थित नहीं होता। अतः बालक की समस्या का समाधान की क्षमता का विकास करना चाहिए, क्योंकि हम सब पता है कि जहाँ पे बच्चा कभी किसी प्रॉब्लम में फंसता है तो हर जगह पे क्या होता है, टीचर तो मौजूद नहीं होता है। तो हमें उस तरीके से क्या करना है, उनको तैयार करना है ताकि खुद ब खुद अपने समस्या का समाधान कर सकें। अपना कार्य स्वयं करने पर बल, यह सिद्धांत आपको स्वयं काम करने पर जोर देता है। बालकों को बताना चाहिए कि यदि उन्हें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, उसे अपनी समस्या का समाधान भी स्वयं करना चाहिए। इसके लिए प्रयास आवश्यक है। चिंतन तथा तर्क का विकास, इस सिद्धांत का सबसे बड़ा महत्व है कि बालकों में चिंतन करने व तर्क करने की क्षमता का विकसित होता है और इसमें नई नई खोज भी करते रहते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग क्या होता है, बच्चा एक्सपेरिमेंट करता रहता है तो बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें उसमें देखने को मिलती हैं। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 38, सूझ का सिद्धांत। तो ये दिया था कोहलर ने। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। सूझ के सिद्धांत के अनुसार सीखना अचानक किसी अंतर्दृष्टि या सूझ से होता है। प्रयोग के लिए कोहलर ने अपने इस प्रयोग के लिए एक चिंपैंजी को लिया। चिंपैंजी को वनमानुष भी कहते हैं। चिंपैंजी का नाम क्या था, सुल्तान। चलिए बात करते हैं कि कैसे उन्होंने प्रयोग किया। तो कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी को एक लोहे के बड़े पिंजड़े में बंद कर दिया। पिंजड़े के बाहर क्या कर दिया, केला रख दिया। पिंजड़े के पास 2 छड़ियों को रखा गया। इन छड़ियों में विशेषता यह थी कि यदि आपस में जुड़ सकती हैं। इन्होंने पिंजड़े के बाहर केलों को उतनी ही दूरी पर रखा कि केवल एक छड़ी से प्राप्त नहीं किया जा सकता था, जब तक कि दोनों छड़ियाँ आपस में जोड़ी नहीं। सुल्तान ने बारी बारी से छड़ियों का से केला प्राप्त करना चाहा, परंतु बार बार प्रयास करने से वह प्राप्त नहीं कर सका। वह थक गया और पिंजड़े में एकजुट बैठ गया। अचानक सुल्तान ने छड़ियों को जोड़ लिया और केला प्राप्त कर लिया। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि सीखने की क्रिया में सिद्धांत के अनुसार अचानक होती है। सीखने की विशेषता क्या है, सीखने की प्रक्रिया अचानक होती है। सीखने की प्रक्रिया संज्ञानात्मक होती है। सूझ हेतु समस्या सामने अवश्य होनी चाहिए। सीखने की प्रक्रिया में सूझ समझ अचानक मस्तिष्क में आती है। सूझ का सिद्धांत को शिक्षा में अगर हम देखें तो इस सिद्धांत का प्रयोग करके बालकों का मानसिक विकास सरलता से किया जा सकता है। यह भी सिद्धांत बालक के द्वारा स्वयं परिस्थितियों के अवलोकन करने एवं सूझ के द्वारा सीखने पर बल देता है।
चलिए आगे हम लोग प्रश्न नंबर 35 की तरफ कर रहा है 39 की तरफ, सीखने के पठार के कारण उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। तो सबसे पहले बात होती है कि सीखने का जो पठार होता है वो होता क्या है। तो देखिए, सीखने के वक्र का अर्थ सीखने की प्रक्रिया में वक्र अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने किसी विषय वस्तु को कितना सीखा, कितना मूल्यांकन, हम केवल सीखने के वक्र के माध्यम से ही दर्शा सकते हैं। गेट्स के अनुसार सीखने का वक्र सीखने की क्रिया में होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है। चलिए बात करते हैं कि सीखने का वक्र क्या होता है। तो देखिए, 3 प्रकार का होता है। पहला, धनात्मक उन्नति सूचक वक्र, यह सीखने की क्रिया में वृद्धि व्यक्त करता है। ऋणात्मक, इसमें सीखने की स्थिरता, मतलब एकदम स्थिर ऐसे सीखी गई है जो चीज़ है सीखने वाला, ये पहला वाला जो है क्या हो रहा है, सीख रहा है यानी बढ़ रहा है, इस ग्राफ ये सीधे स्थिर होता है। और मिश्रित यह वक्र व्यक्त करता है कि सीखने की गति धीमी हुई फिर तेज हुई, मतलब ये जिगजैग ऐसे चल रहा हो, मतलब कभी बढ़ी कभी घटी, इस तरह से हो रहा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सीखने का वक्र उन्नति या अवलोकन को प्रदर्शित करता है। सीखने में जो पठार होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हमने सीखा, फिर ये ऐसे कंटिन्यू बहुत देर तक चली, फिर ऐसे ये डाउन हो गई, इसका मतलब ये इसी पे क्या है, रुकी हुई है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीखने में पठार। मंद या समाप्त होना है, सीखने का पठार कहते हैं। दूसरे शब्दों में, सीखने की प्रक्रिया का अवनति होना सीखने का पठार कहलाता है। सीखने के पठार हम देख सकते हैं कि बहुत से बालक पढ़ाई छोड़कर किसी कारण दुकान पर कार्य करते हैं, तथा बहुत से बालक पढ़ाई के नामांकन करा लेते हैं और विद्यालय नहीं जाते हैं। रेक्स के अनुसार सीखने में पठार तब आते हैं जब व्यक्ति सीखने की अवस्था में पहुंचकर दूसरों में प्रवेश करता है, यानी दूसरे में प्रवेश करता है। सीखने का पठार कारण क्या है। पहला, त्रुटिपूर्ण विधि का प्रयोग करके गलत विधि अपनाकर बालकों को अरुचि उत्पन्न करना और पठार बनने में लगता है। यानी कि कोई ऐसे मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है जिसको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, फिर भी हम गलत तरीके से बच्चे को समझाएं तो भी क्या होगा, पठार उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 40 कि अभिप्रेरणा किसे कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि अभिप्रेरणा मोटिवेशन कैसे कहते हैं। तो अभिप्रेरणा सीखने की प्रक्रिया का सब अंग। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने तथा उसे पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करती है। अभिप्रेरणा से ही सीखने के व्यक्ति अभिप्रेरित होते हैं। तो मैकडूगल ने कहा था कि अभिप्रेरणा वह शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशा है जो कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। अभिप्रेरणा के 2 प्रकार की होती है, एक होता है दैहिक और दूसरा होता है अर्जित। फिर वह व्यक्तिगत अभिप्रेरणा, सामाजिक अभिप्रेरणा का जब महत्व बात करते हैं तो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा एक सहायक अंग है। शिक्षकों को चाहिए कि बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए उन्हें सदा प्रोत्साहित करें। बच्चों के लिए शिक्षकों को चाहिए कि नकारात्मक अभिप्रेरणा, दंड, अपमान आदि न दें, यानी कि कोई भी ऐसा नकारात्मक चीज़ें न दें जिससे बालक को हानि हो या बालक को किसी भी तरीके से चाहे मानसिक चाहे शारीरिक रूप से कष्ट हो। दूसरा, रुचि एवं अभियोगिता का विकास। अभिप्रेरणा में बालकों को किसी कार्य या ज्ञान प्रति अभियोगिता के विकास होता है, यानी जैसे इंटरेस्ट है उसी हिसाब से हमें क्या देना चाहिए, उनको शिक्षा देना चाहिए या अभिप्रेरणा देना चाहिए। मार्गदर्शन, अभिप्रेरणा के माध्यम से शिक्षक बालक का सर्वांगीण विकास कर सकता है। शिक्षक बालक हेतु पथ प्रदर्शक होता है। मान्यताओं का विकास होता है, तो शिक्षक का उद्देश्य बालकों में ऐसी मान्यताओं का विकास करना है जिससे वह एक अच्छे नागरिक बन सके। अभिप्रेरणा विधियाँ, कक्षा में अभिप्रेरणा किस प्रकार प्रभावशाली करती है, इसका निर्णय अनेक प्रभावकारी प्रतिकारक करते हैं। अभिप्रेरणा की प्रमुख विधियाँ, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बालकों में ही नहीं वरन सभी वर्ग के लोगों में यह प्रवृत्ति होती है कि आवश्यकता से वशीभूत होकर ही कार्य करते हैं, यानी जब जब आवश्यकता होती है तब तक व्यक्ति अपने कार्य करना शुरू कर देता है। रुचि, जिस पाठ का कार्य या कार्य में बालक की रुचि होती है उसे बहुत शीघ्र से सीख लेता है, ये हम सबको पता है। अब कहते हैं 4 स्रोत कौन कौन से थे, तो है आवश्यकता, चालक, उद्दीपक और प्रेरक, ये सारे अभिप्रेरणा के प्रमुख स्रोत हैं। दोस्तों, ये हो गया आपके 40 क्वेश्चन जो है, और ये आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भी सारी चीज़ें ऐसे आपको देखने को मिलेंगी जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक नए सब्जेक्ट या नए तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद।